पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो वह स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वह निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वही चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निकाला था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वह थी तक्षशिला में। और इसका दमन करने के लिए किसको भेजा गया था? तो वह भेजा गया था अशोक को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह स्थित थी पाटलिपुत्रा में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो यह वर्णन हुआ है विशाखदत्त के ग्रंथ में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो यह गुजारे थे श्रवणबेल गोला में। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य के ही। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वह आया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध करने को और युद्ध की नीति को छोड़ने का निर्णय लिया था। अगला जो प्रश्न है वह है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो वह थे बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो यह पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। देवा नाम प्रियदर्शी नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अशोक को। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो वह था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजदूत। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। इंडिका जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी मेगास्थनीज के ही द्वारा। मेगास्थनीज ने जो कहा था कि भारतीयों को जो है लिखना नहीं आता है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वह था बृहद्रथ। मेगास्थनीज किस का दूत था? तो वह था सेल्यूकस का। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वह अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो वह ली थी शुंग वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह था बिंदुसार। अच्छा देखो, बिंबिसार का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वह था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे तक्षशिला से। कौटिल्य जो है द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वह है अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अच्छा, कौटिल्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाणक्य को। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था बिंदुसार को। कलिंग युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 261 BC में। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं देवानाम प्रियदर्शी के नाम से। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वह था तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार जो है यह किसका पुत्र था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था स्वनियंत्रण। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने।
निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है? तो यह है शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह है मास्की अभिलेख। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है मौर्य मगध का सम्राट बताया है? तो यह बताया है भब्रो अभिलेख में, भब्रो स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वह है प्रकृति भाषा। मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है स्थानिक कौन था? तो वह था जिला प्रशासक। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकट्स कहा गया था? तो यह कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें ये इकोनॉमिक्स से नहीं संबंधित है, ये संबंधित है राजनीतिक नीतियों से। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो वह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो वह है मौर्य वंश। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो जो राजदूत था बिंदुसार के दरबार में था वह था डायमेकस। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वह थी पर्ण। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था कुल 4 लिपियों का, मास्की, गुर्जरा और ऐसे हैं और भब्रुगढ़। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? तो वह दी थी बिंदुसार को। अशोक का उत्तराधिकारी जो है इनमें से कौन सा था? तो वह था कुणाल। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह था अशोक ही। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वह किया था मेगस्थनीज ने, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वह किया था मौर्य वंश ने। आधुनिक देवनागरी लिपि जो है या प्राचीन रूप कौन सा है? इसका प्राचीनतम रूप क्या है? तो वह है ब्राह्मी। राजुक कौन थे? तो राजुक जो है यह मौर्य शासन में अधिकारियों को कहा जाता था, राजुक। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो प्रतिवेदक जो है वो घटनाओं की सूचना देते थे। क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो वह है भब्रू लेख में। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है उसकी राजनीति के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में और धार्मिक नीति के बारे में। इन सभी के बारे में हमें उसके शिलालेखों से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध पर विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के जो शिलालेख संख्या 13 है उसमें है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न जो है वह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है यह पराजित किया था 305 BC में। अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जो जनता के संपर्क में रहता था वह था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो जो कलिंग को जीतने के बाद उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था।
अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विश्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह किया गया है मुद्रा राक्षस में। अच्छा, ये मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है। तो यह की है विशाख दत्त ने। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं उनको सही मिलान करना है। उन्होंने विकसित किया था। जैसे कि पहला कह रहा है कि संस्कृति कला व साहित्य उनके काल में विकसित हुई थी। दूसरा कह रहा है सोने के सिक्के बनवाए थे, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू कुश तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसमें से क्या क्या सही है। तो उसने संस्कृत कला तथा साहित्य में विकास किया था, ये भी सही है। और क्या, प्रांतीय विभाजन किया था तथा हिंदू कुश तक उसका जो है क्षेत्र फैला हुआ था। जबकि सोने के सिक्के जो है यह मौर्य नरेशों के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग जो है दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो जो कलिंग है ये दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसमें आपको बताना है कि कथन सही है और क्या कारण उसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है कि अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था तो उसने मौर्य साम्राज्य में उसको मिलाया था। साथ में ये भी सही है कि कलिंग जो है दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय तथा समुद्री मार्ग को जो है नियंत्रित करता था और यह इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करता है कि इसीलिए उसने कलिंग साम्राज्य को जो है मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं, मतलब वो कौन कौन से अभिलेख हैं, शिलालेख हैं जो कि हमको संगम राज्य के बारे में बताते हैं। तो उस शिलालेख का नाम है दूसरा तथा 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में भी हमको कथन बताना है कि कौन सा सत्य है कौन असत्य है और कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा के अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब कि अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता में जो है अधिक वो विश्वास रखता था। उसने दूसरा कथन है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसमें दोनों सही हैं तथा जो आर है ये एक की सही स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख जो है उसके मास्की अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वक्तव्य है जो कथन है जो कि अशोक के जो शिलालेख थे उनके बारे में गलत दिया हुआ है। तो इसमें से जो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं ये वाला गलत है, बाकी ये आखंडे हैं, इन पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ है। स्तंभों का शैफ्ट जो है वह सुंडाकार है। ये सभी जो कथन दिए गए हैं ये सही हैं, बाकी इसमें से जो लास्ट वाला कथन है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं ये गलत है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो श्रीनगर की जो स्थापना है यह अशोक ने ही की थी। अगला फिर आ गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें आपको दिए गए हैं जैसे उत्तरापथ और इधर दिया हुआ है तक्षशिला, मतलब कौन से प्रांत की राजधानी जो है वह क्या थी। तो उत्तरापथ जो है इसकी राजधानी क्या थी। तो यह थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राज्य की राजधानी क्या थी। तो वह थी उज्जैनी। प्राची या पूर्व प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो वह थी पाटलिपुत्रा।
अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह जो आर्य शब्द का प्रयोग है यह किस ग्रंथ में हुआ है? तो यह हुआ है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो यह की है चाणक्य ने। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? मतलब किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है यह अशोक ने ली थी? तो यह ली थी उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है? किसने पाटिल जो पुत्र है उसको पोलीब्रोथा कहा है? तो यह कहा है मेगास्थनीज ने। कहाँ कहा है? तो अपनी पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रनोमाई जो है यह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे इन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वह की थी तिस ने। किसने? तिस ने। अगला प्रश्न है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख जो है यह परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। किस महीने से मौर्यों का राजकोष वर्ष जो है प्रारंभ होता था? तो मौर्यों का जो राजकोष वर्ष है यह किस माह से प्रारंभ होता था? तो यह प्रारंभ होता था आषाढ़ से, जुलाई से। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में जो है जिन जातियों का उल्लेख किया गया है वह हैं जैसे कि चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, और किसका? सतियापुत्र का किया गया है, और विष्णुकुंड का किया गया है। ये 4 जातियां हैं जिनका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेखों में मिलता है। चोल, पांड्य, सतियापुत्र तथा विष्णुकुंड। अगला प्रश्न है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है उसके शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि जो है दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो जो कौन सी लिपि है जो दक्षिण भारत में चल रही थी तो उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए थे उसे साधारणतः कहाँ की खानों से निकाला गया था? तो ये जो पत्थर है ये कहाँ की खानों से निकाले गए थे? तो यह निकाले गए थे मिर्जापुर के समीप सुनार की खान से। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह उक्ति किसकी है? तो अभी बताएं किसकी है यह? तो यह है मेगास्थनीज ने। और यह मेगास्थनीज ने किस में कहा था? तो अपनी पुस्तक इंडिका में कहा था। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यह जो आग्रह है यह किया था बिंदुसार ने, जबकि वहाँ के राजा ने अंजीर और शराब तो भेज दी थी लेकिन दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है 13वां बृहदशिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है वह किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक जो है उस समय उज्जैनी का गवर्नर हुआ करता था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा जो है वह हमारे संतान के समान में है? तो है यह की थी पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो वह शिलालेख है
कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह इसने किस में कहा था? तो यह कहा था छठे शिलालेख में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है? तो आरोही क्रम में जो मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है वह है ऑप्शन ए, जिसमें कि प्रादेशिक है, फिर उसके बाद राजूक है, फिर उसके बाद में युक्तक है। बिष्टि जो है, बिष्टि है मतलब बिष्टि क्या है? तो बिष्टि जो है यह बेगारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में जो है सीता से तात्पर्य क्या था? तो वह था राजकीय भूमि से प्राप्ति आय से संबंधित था। सीता जो है या क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है यह कौन है? मतलब मौर्य काल का सबसे अच्छा वो जो नमूना है वह क्या है? तो वह है स्तंभ, क्योंकि मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध क्या हुए थे? तो उनके स्तंभ प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैविक प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है महास्थान बांग्लादेश से तथा सहगौरा उत्तर प्रदेश के शिलालेख से। अगला प्रश्न है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो वहाँ इसने जो है महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था खरोष्टी लिपि का प्रयोग। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ग्रीक और आर्माइक अभिलेख जो है ये सरकुना, जिसे कि कंधार कहते हैं, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह विभाजित है 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में क्या शामिल थे? तो शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन जो तुर्मय था वह कहाँ का राजा था? तो वह था मिस्र का राजा। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस जो है भारत आया था? तो जो भारत आया था वह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम जो है यह बताया गया है गुर्जरा अभिलेख में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो यह विवरण मिलता है महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारधार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणड्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? तो यह उल्लिखित है कंगन हल्ली मूर्ति शिल्प शिलाभिलेख में।